हेलो बच्चों, तो बताओ कैसी चल रही है तैयारी तुम्हारी? अच्छी चल रही है? अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो OMR सीट पर प्रैक्टिस करना 2 to 5। ठीक है, जो भी काम करो बहुत अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जो तुमने पढ़ा है इसको रिवीजन करना है। मेन नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी। देखो, तुमको ऐसा फील होगा कि अभी ये बच गया, वो बच गया, वो चलता रहता है। वो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है पढ़ाई पे। लगता है कि इसको पढ़ लेते तो और अच्छा होता, लेकिन अभी तुमने जो पढ़ाई कर ली बस उसी पे कंसंट्रेट करना है। नया पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर तुम तैयारी अच्छे से कर रहे होगे तो तुम लोगों ने अपने सारे टॉपिक चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, रिलैक्स रहो, और अपने वर्क के प्रति ऑनेस्ट रहो। इधर उधर मत भटको। अपने माइंड को, अपने एनर्जी को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करो, वह है पढ़ाई। अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी चीज़ में। जैसे मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे का कि तुक्का मारो। कौन सा तुक्का सही होता है? ये सब कुछ सही नहीं होता है। केवल एक ही चीज़ सही होता है, वो है कंसेप्ट, और NCERT का कंसेप्ट। इसलिए ये सब पे तुम्हें भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करनी है, उधर नहीं ले आना है। ये सब निगेटिव है। तुम्हें अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो पॉजिटिव और अच्छा सोच रखना है। अच्छा सोच रखोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक अच्छे विचार के साथ, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़नी है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कभी होता है कि जैसे कभी हमने क्वेश्चंस कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब तुम किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना है कि वो क्या क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो, इसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तभी तुम उसका आंसर करोगे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जब पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही तुम्हारे दिमाग में उसका ऑप्शन आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, तो तुम इसी पे स्टिक करो। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही रहता है, तो तुम जब ऑप्शन देखो तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन सही था कि या एक से ज़्यादा सही रहेगा। और अगर मान लो कभी 2 स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो गया, तो उस समय बीच में क्वेश्चंस करते हुए उस पर अटकना नहीं है, उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चंस की तरफ। उसको फिर रिवीजन में डाल दो कि ठीक है टाइम बचेगा तो मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, तो कुछ 1-2 क्वेश्चंस तुम कर सकते हो कि अगर मान लो कहीं पे लग रहा है तुम्हें 2 ऑप्शन की नहीं है, सही नहीं है, 2 ही ऑप्शन बच रहा है, और 2 ऑप्शन में भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये A और B में कोई होना चाहिए, तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचो कि हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, तो उसमें से फिर तुम चूज़ कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके लिए भी मैं बताऊँगा कुछ टिप्स। ठीक है, तो देखो अभी मैं जो करवाऊँगा वो है यूनिट 3 सेल का। ठीक है, तो सेल यूनिट में तुम्हारा 3 चैप्टर्स तो तुम जानते हो, सेल, बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीज़न। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसका सेलेक्ट किया हूँ जो ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने की इसकी संभावना बनती है। और साथ साथ में मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मान लो सपोज क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा है कि हमें और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें देखनी है, तो उसमें मैं NCERT का PDF को हाईलाइट करूंगा तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखना, तब तुम्हारा वो यूज़फुल होगा। ठीक है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चंस काफ़ी आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहता है। अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ोगे तो तुम यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, देयर इज नो डाउट। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुलाइज सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। देखो नीट 2019 का ये पेपर है, तो ये तुम ऑलरेडी जानते हो किसको कौन दिया था,
इस स्टेटमेंट को दिए थे तुम्हारा रुडोल्फ विर्चॉ, 1 का बी। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ओमनी सेलुला सेलुला का मतलब होता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली बाय सेल डिवीजन। मतलब जितने भी नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पुराने सेल के डिवीजन के बाद ही बनता है। तो सेल थ्योरी में एक पॉइंट को ऐड किया गया है, तो फाइनल सेल थ्योरी आया रुडोल्फ विर्चॉ के स्टेटमेंट को। तो सेल थ्योरी दिए थे स्वान एंड स्लाइडेन कंबाइन होके। ये तुम जानते हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे 2019 की बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन से। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट? ये भी 19 की क्वेश्चन है, पेपर है, क्वेश्चन से। तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड द मॉलिक्यूल्स एंड द राइबोसोम, ये सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन, ये भी सही है। इंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, तो कोई ये गलत है, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम कहाँ पाया जाता है बच्चों, बताओ? हमने बहुत बार पढ़ा है, रेस्पिरेशन के भी हमने डाला है एक वीडियो, रेस्पिरेशन द प्लांट, इसमें भी इसके बारे में डिटेल पढ़े हैं हम लोग। तो कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और क्रेब्स साइकिल का एंजाइम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। तो देखो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट में पहचानना, इनकरेक्ट है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया ना तुम्हारा, यहाँ पे एक इनकरेक्ट हटा दो तो 3 क्या करेक्ट है। तो 3 करेक्ट मतलब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन गए तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये वाली ऑप्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा? 3 का सी करेक्ट, सॉरी 2, इट इज 2 ना, 2 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। ओके, थर्ड वन, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये वाला, ये क्वेश्चंस। ये नीट में या नीट के पहले भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये, इसलिए तुम्हें अच्छे से याद करनी है ये वाली कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ फॉर्म करता है। तो पैकेजिंग का काम कहाँ होता है? गोल्जी ऑपरेटस में, पता है तुम्हें? इंडो मेम्ब्रेन पे भी हमने एक वीडियो बनाया था कि RER जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, SCR लिपिड और स्टेरॉयड लाइक हार्मोन बनाता है, उसका पैकेजिंग कहाँ होता है? गोल्जी बॉडीज में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, या दूसरा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड अकर्स इन कहाँ? गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे 3 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तुम कर लेना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डजंट कंटेन द डीएनए? तो डीएनए कहाँ कहाँ होगा बताओ? न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम होगा ही, तो न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा ही। इसके अलावा 2 ऑर्गेनल्स ऐसा है जहाँ पर कि डीएनए होता है, जिसके चलते इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। किसको किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को। तो तुमको यहाँ पर क्या चूज कर लेना है कि न्यूक्लियस है, एन मतलब न्यूक्लियस में डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा। अब इससे तुमको देख लेना है कि तो देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो यस इसमें डीएनए है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्रुप में तो इसमें भी डीएनए है, देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें डीएनए है। लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स जिसमें है, लाइजोसोम्स वैक्यूल्स में डीएनए नहीं होगा बच्चों, पता है ना तुम्हें? तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का सी, सॉरी डी, 4 का डी, 4 का डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2, कॉलम को मैच करना है। देखो भी 19 का पेपर है, तो देखो यहाँ पे क्या गोल्जी ऑपरेटस, फिर यहाँ पे मैचिंग में दे दिया। देखो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन द ग्लाइकोलिपिड। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो गया। अब तुम देखो कि ए का 3 किस में है, तो ए का 3 देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अब सेकंड में आओ, लाइजोसोम्स। तुम्हें पता है लाइजोसोम्स क्या कहता है? लाइजोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो एसिडिक पीएच पे काम करता है, पता है ना? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में क्या आएगा?
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज, लाइपेज, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम्स क्या करेगा? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। तो बी का क्या हो गया? 4। अब देखो कि बी का 4 आ रहा है कि नहीं कहीं पे। तो देखो बी का 4 यहाँ पे आ रहा है, बी का 4 और कहीं नहीं है, ए का 3 है। तो देखो तुमने जब 2 को मैच किया तो तुम्हारा आंसर आ गया। बाय द वे हो सकता है कि तुम्हें ये अगर ऑप्शन नहीं पता है तो तुम कर सकते हो ना, या सिंपल, और इसे भी सिंपल था कि राइबोसोम को हम पहले पकड़ते कि राइबोसोम क्या करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो डी का 1। तो देखो डी का 1 यहाँ भी 2 ऑप्शन दे दिया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वैक्यूल्स बचा है यहाँ पे। तो वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे जमा हो जाता है वैक्यूल्स में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी का 2, तो सी का यहाँ पे 2 हो गया और डी का 1 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 5 का ए। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? मतलब क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बन रहा है। वो प्रोसेस किस में होता है? मतलब फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सिंपल सा प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है कि फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है या बर्न हो रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये बहुत सिंपल सा है। 6 का क्या हो जाएगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इंक्लूडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन? तो कौन से ऑर्गेनल्स में सिंगल मेम्ब्रेन होता है? तो ये भी बहुत सिंपल सा है कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वही क्या बनाता है? क्रिस्टी बनाता है, ठीक है। ये पता है तुमको, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये तीनों ऑर्गेनल्स में डबल मेम्ब्रेन है एक्सेप्ट द लाइसोसोम्स। तो ऑप्शन क्या हो गया? 7 का ए। लाइसोसोम्स में क्या हो जाता है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, देखो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। अभी हमने बताया कि इसमें डीएनए और प्रोटीन बनाने का सिस्टम, मतलब मशीनरी, राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट है, जिसके चलते वो हाफ इंडिपेंडेंट है इन द टर्म ऑफ एंजाइम्स एंड द प्रोटीन। वो आधा काम खुद कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्क के लिए इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। तो ये सही है। फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन द डीएनए बट लैक, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा कीवर्ड है, लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो यहाँ पे ही इसके चलते ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि इसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी लैक मतलब नहीं है, लेकिन होता है। तो बी स्टेटमेंट क्या हुआ? सही है गलत? गलत हो गया। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो 8 का क्या हुआ? ए हुआ बच्चों। 8 का होगा ना? ओके, गॉट इट। 9, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s while the prokaryotic राइबोसोम आर 70s। तुम जानते हो ऐसे स्टैंड फॉर द, तो एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स के साइज के मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट है, इसे क्या बोलते हैं? सेवेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी। जस्ट तुम्हारी ये रिफ्रेश हो रही है सारा चीज़, सब तुम जानते होगे। आई नो कि ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द दिस टर्म एस। एस मीन्स एस स्टैंड फॉर द सेवेडबर्ग। एक यूनिट है जो क्या मेजरमेंट करता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, साइज एंड डेंसिटी। तो 9 का क्या हो जाएगा? डी। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है। लास्ट राइबोसोम के लास्ट वाला में लास्ट स्टेटमेंट लास्ट ले नहीं है, ठीक है। 10th, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ, इसको हमने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें डाला था हमने सेल का। तो न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है, यही राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है, तो क्या बना देता है बच्चों बताओ? राइबोसोम। राइबोसोम। इसलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम का फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। कहते हैं क्या हो गया? बी। ओके, मैक्रोट्यूब्यूल आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ।
तो देखो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, वो सेल के अंदर का स्केलेटल सिस्टम है, मतलब प्रोटीन का प्रोटीनेसिस फिलामेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाता है, जो सेल को अंदर से सपोर्ट करता है। इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 चीज़ आता है। बताओ कौन कौन सा याद आ रही है, बोलो। माइक्रोफिलामेंट सबसे कम डायमीटर का, सबसे बड़ा डायमीटर का माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच के डायमीटर का जो हो जाएगा उसको बोल देंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछ रहा है कि क्या करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो स्पिंडल फाइबर देखो 2 ऑप्शन दिया है, साथ साथ यह सेंट्रियोल और सिलिया बनाने में भी हेल्प करता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये सब नहीं होगा, पेरिऑक्सोसोम से नहीं होगा, न्यूक्लियोसोम नहीं होगा, ठीक है, क्रोमेटिन नहीं होगा। तो इसमें क्रोमेटिन नहीं होगा, इसलिए हट गया ये बात। इसमें ये न्यूक्लियोसोम नहीं होगा तो हट जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें पेरिऑक्सोसोम नहीं बनाने में मदद करता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल ये सब जगह नहीं पाया जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पाया जाएगा? देखो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड द सिलिया में। इसलिए क्या हो जाएगा? 11 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पेरिऑक्सोसोम्स में, न्यूक्लियोसोम्स में और क्रोमेटिन में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, इसलिए सब ऑप्शन नहीं होगा, हट गया। नेक्स्ट, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ, अभी जो हमने बताया, filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in the maintenance of cell shape is called thylakoid, endoplasmic reticulum, plasma lemma and the cytoskeleton। अभी हमने बताया कि क्या बताओ, याद तुमको जस्ट याद आ गई होगी, जस्ट पहले का हमारा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन में था ये कि क्या बनाता है? साइटोस्केलेटन बनाता है, जो 3 तरह का तो हमने बताया था ना। 3 तरह का कौन कौन? माइक्रो फिलामेंट, सबसे कम डायमीटर का माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैं जैसे जो ये खींच रहा हूँ, एक डायमीटर को शो करो रफली, और दूसरा क्या होगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो देखो दोनों के बीच का डायमीटर का ट्यूब स्ट्रक्चर फिलामेंट, जस्ट लाइक दिस वन। देखो सबसे कम डायमीटर का ये है, सबसे ज़्यादा डायमीटर का ये हो गया, और बीच का कौन हो गया? इंटरमीडिएट। तो ये तीनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम क्या है? बोन, कार्टिलेज, जो हमें अंदर से क्या देता है? एक डिफरेंट फॉर्म एंड शेप देता है। उसी तरह का इन द सेम वे साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, proteinaceous component, macrofilament, intermediate filament and microtubule. These 3 components together make the cytoskeleton of the cell, which gives the cell a definite shape and stability or inner strength to the cell membrane. Okay, देखो 13th number question, this is also very important, endomembrane system। endomembrane system में कुछ ऑर्गेनल्स एक साथ मिलके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा 4 कंपोनेंट आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 जो है वो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने में आपस में इन लोगों का ये 4 ऑर्गेनल्स का कोऑर्डिनेशन है, इसलिए हम इसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। नीट 2020 में आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट है या नहीं, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो वो नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये जो 4 ऑर्गेनल्स है उसके फंक्शन के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो 13 का क्या हो गया? बी। 13 का बी, मतलब ये चारों ऑर्गेनल्स का फंक्शन जो आपस में क्या है? एक तालमेल बिठा के वो चारों काम कर रहा है। 4 ऑर्गेनल्स, याद रखना है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनल्स आते हैं? 4। इसका नाम याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज करेक्ट? कौन सा सही है? तो देखो ये हमें पता है
कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहाँ पे राइबोसोम होता है उसके सरफेस पे, तो इसका सरफेस क्या होता है, रफ हो जाता है। किसके चलते, ये राइबोसोम के चलते। राइबोसोम प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, वॉल ऑफ द ईयर, वॉल ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चलते, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रफ। इसका अपीयरेंस क्या हो जाएगा, रफ, तो रफ ईयर हो गया। तो आर ईआर मतलब हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है राइबोसोम अटैच टू द ईयर, सही है। एसीआर में क्या होगा कि राइबोसोम इसके सरफेस पे नहीं है, इसलिए इसका सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया, है ना। मान लो किसी कोई पार्टिकल अगर मान लो हमारे पेन पर सट गया, मान लो शुगर का क्रिस्टल या बालू सट गया, तो क्या होगा, सरफेस रफ हो गया। इस पे कुछ नहीं है तो सरफेस क्या है, स्मूथ है। जैसे हम लोग टेबल वगैरह देखते हैं, कुछ डस्ट आ जाता तो क्या होता है, रफ हो जाता है। डस्ट को क्लीन कर दिए, डस्टिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो एसीआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होगा, ये भी सही है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे ये सही है या गलत, इसको देखना है तुमको। एसीआर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ये इसको देखना है। तो ये सही है, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसके चलते रफ है, राइबोसोम के चलते। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। एसीआर जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, एसीआर। तो एसीआर आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, सही है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ओनली आर प्रेजेंट है, सही या गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट, नो ऑर्गेनल्स। नो ऑर्गेनल्स में हम लिख दो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, no membrane bound organelles present in eukaryotes, sorry, in prokaryotes. No membrane bound organelles are found in the prokaryotes, so no membrane bound organelle is present in the prokaryotes. तो लेकिन जो आर है वो क्या है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में होगा ही नहीं, ना आर होगा ना एसीआर होगा, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और यह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इसलिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में एक डिफरेंस ये भी होता है ना, कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ही नहीं, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, वो नहीं प्रेजेंट रहेगा। एक ही ऑर्गेनल्स है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, वो है राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ओके, which one pair of organelles is considered a semi autonomous organelles, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, तुमको ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेमी ऑटोनोमस, दो ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस होता है, मैं बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, किसके चलते, डीएनए के चलते और राइबोसोम के प्रेजेंट होने के चलते, और जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी कंपोनेंट है वो यहाँ पे है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल से। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम है, जिसकी मदद से वह प्रोटीन सिंथेसिस करता है कुछ, इसलिए सेमी मतलब हाफ, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, हाफ इंडिपेंडेंट है किस सेंस में, प्रोटीन बनाने के सेंस में। समझ में आई बात? इसके लिए ये जो होता है ना डीएनए राइबोसोम, वो बैक्टीरिया की तरह का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे आ गया, यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो स्ट्रक्चर वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, डीएनए में हिस्टोन नहीं होगा, राइबोसोम 70 टाइप का होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का कैसे गया या क्यों डेवलप किया, जिसमें कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, इसलिए हम लोग इसके लिए एक थ्योरी दिया गया, इंडो सिम्बायोंट थ्योरी, इंडो सिम्बायोंट थ्योरी बाय मार्गुलिस regarding the development of mitochondria and chloroplast inside the
यूकैरियोटिक सेल, इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर के पोजीशन पे जो होता है ना, इसे तुम चारों देख लेना। सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक पूछ रहा है, इसके बाद में भी और भी आया है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक सब आया है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर क्लोज टू 1 एंड है, देखो क्लोज टू 1 एंड, यहाँ पे देखो इसको पहचाना, क्लोज टू 1 एंड, ये क्रोमोसोम हो गया क्लोज टू 1 एंड, ये एंड है। जिससे मैं यहाँ पे सेंट्रोमियर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक से बना देता हूँ, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये एंड है किसका, क्रोमोसोम का। देखो 2 क्रोमोसोम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर एंड पे है और एक क्लोज टू एंड है। तो क्लोज टू एंड जब हो जाएगा तो इसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और जब एंड पे हो जाएगा तो इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में रहेगा तो मेटासेंट्रिक। अगर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर थोड़ा बीच से अलग होगा, मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जस्ट लाइक दिस वन, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि सेंट्रोमियर सेंटर में है क्रोमोसोम के, जैसे मान लो सेंटर में ठीक ये पेन है, मान लो 6 इंच का, तो यहाँ पे तुम्हारा बीच में सेंट्रोमियर है, तो अपर और लोअर आर्म क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक। लेकिन इसको थोड़ा सा इधर कर दो, शिफ्ट कर दो, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, तो एक 4 इंच हो गया, दूसरा 2 इंच हो गया, इसे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक, दिस एग्जांपल ऑफ सब मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। सेंटर में है सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर तो सब मेटासेंट्रिक, क्लोज टू 1 एंड, एंड पे नहीं है, एंड से थोड़ा सा हट कर है तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर एंड पे हो जाएगा तो टीलोसेंट्रिक। क्लोज टू हटा देता ना, यहाँ पे क्लोज टू स्टेट ये जो वर्ड है ये हटा देता, सेंट्रोमियर इज प्लेस टू एंड, तो क्या हो जाता है टीलोसेंट्रिक, एंड पे हो गया तो टीलोसेंट्रिक। समझ रहे हो डिफरेंस इसमें ना। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस को भी अच्छे से थोड़ी पढ़ना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को समझ लेना है। बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, देखा 1 एंड पे तो सीधे क्या कर दिए, टीलोसेंट्रिक, इसको मार दिए, गलत हो गया, इतना सा आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिए। फिर बाद में हम लोग पछताते हैं कि देखो इतना सा सिंपल था, हमने बाय मिस्टेक हड़बड़ी में गलत कर दिया, सिली मिस्टेक्स। समझ में आ रही है। तो 16 का डी क्लोज टू एंड है, तो अगर यहां पे एंड रहता तो हो जाता टीलोसेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर सब मेटासेंट्रिक, एम मतलब मिडिल, मिडिल में तो मेटासेंट्रिक। ठीक है, 16 का डी, गॉट इट। अब देखो ये भी तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये देखो ये तुम्हें एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। फार्मूला ऐसा बुक में नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट को जस्ट चेक करने के लिए, बहुत सा सिंपल कंसेप्ट को चेक करने के लिए ये डाला। क्या है यहाँ पे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन, देखो यहाँ पे शुरू में ही हिंट दे दिया तुमको, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चंस के बिगिनिंग में ही तुम्हारा यहाँ पे हिंट है डिहाइड्रेशन। रिएक्शंस लिंक्स द टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज। हम लोग जानते हैं कि माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है जो 2 ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस मतलब ये जब बन रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे लॉस से बन रहा है। इफ द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6, तो यहाँ पर C6H12O6 लिखेंगे। तो देखो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, माल्टोज। तो एक और तुम ग्लूकोज को ऐड करो, C6H12O6। इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग लॉस्ट। तो इससे तुम्हें क्या करना है, पहले इसका फार्मूला लिख लो, यहाँ पे कर दो, दोनों को कंबाइन करो, C6 कितना हुआ, C12 H12 क्या कितना हो गया, H24 O6 कितना हो जाएगा, 12।
तो ये फार्मूला हो गया दो ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से, लेकिन केवल ऐसे कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन से बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आप 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करो, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन को तुम माइनस करो, तो क्या होगा, सी में कोई चेंज ही नहीं है, तो C12 हुआ। H में से 2 हटा दो तो क्या हो गया, H22 होगा, और O12 है, इससे एक ऑक्सीजन हटाना है तो कितना होगा, O11। तो ये हो गया तुम्हारा किसका फार्मूला, माल्टोज का। माल्टोज का, सुक्रोज का, लैक्टोज का, तीनों का ही फार्मूला होगा, क्योंकि तीनों जो है वो डाइसैकेराइड्स है, और ये तीनों तुम्हारा 2 मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से जुड़ता है। मोनोसैकेराइड्स मेनली 3 इसमें होता है, यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला तीनों का यही होगा। तो क्या ऑप्शन हो गया, C12 H22 O11। समझ में आ रही बात? कितना सा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखता है कि अरे तो फार्मूला दिया नहीं NCERT में, तो अब कैसे करेंगे? तो देखो मैंने बताया ना कि हिंट दे दिया यहाँ पे तुमको, डिहाइड्रेशन। जैसे बोलते हैं ना कि गर्मी, अभी देखो गर्मी का दिन है, पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डी मतलब लेस, हाइड्रेशन मतलब वाटर, वाटर का बॉडी में कम हो गया, या लूज मोशन हो गया तो डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? 18 when the centromere is situated in the middle of the T column of the chromosome। अभी हमने बताया जस्ट, इसे क्या बोलेंगे, अभी देखो निट का है, चारों को इसलिए मैं बता दिया कि कोई भी पूछ सकता है। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, तो मिडिल में है, मिडिल ऑफ द 2 है, तो 2 इक्वल आर्म बनेगा, इसको क्या देंगे, मेटासेंट्रिक। ओके, अब देखो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, प्रोटीन में क्या क्या होता है। तो देखो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो 3 चीज़ तो होता ही है प्रोटीन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीज़ होगा ही होगा। ठीक है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ होगा ही। तो देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं है, देखो ये नहीं होगा। कार्बन में ये भी नहीं होगा, देखो इसमें भी ये 3 चीज़ होना ही है। देखो इसमें भी तुम्हारा क्या है, कार्बन तो है, ऑक्सीजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं है। इसमें भी क्या है, इसमें देखो तीनों है, इसमें भी क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो सल्फर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन कैसे क्या बना हुआ है, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, कितने 20 टाइप ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन का एक चेन बन जाता है, इसलिए हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, नॉट होमोपॉलीमर। ठीक है, तो देखो इसमें सल्फर भी होता है, तो 2 एमिनो एसिड्स में, 2 एमिनो एसिड्स में सल्फर होता है। अब मैं एक्स्ट्रा तुम्हें यहाँ पे बता दिया थोड़ा सा कि अगर मान लो पूछ दिया कि एमिनो एसिड में सल्फर होता है कि नहीं होता, तो यस 2 एमिनो एसिड में क्या सल्फर होता है, इसका नाम क्या हो गया, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। मेथियोनिन और सिस्टीन, ये जो 2 एमिनो एसिड है इसमें सल्फर होता है, मतलब सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, ए मीन्स एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसके चलते डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है, कहाँ पे, याद करो बायोटेक में बच्चों, इंसुलिन का 2 चेन होता है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, याद आ रही है ना। तो सल्फर सल्फर जब सामने आता है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द प्लांट। तो देखो सेकेंडरी अब आ गया तुम्हारा इससे, बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो प्लांट बनाता है, स्टोर करता है, उसके लिए यूजफुल नहीं होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिसका मेटाबॉलिज्म प्लांट करेगा, जो प्लांट के लिए यूजफुल है, तो कौन है। तो देखो यहाँ पे रबर गम, मॉर्फिन एंड कोडीन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड ब्लास्टिन द करक्यूमिन। तो यहाँ पे जो प्लांट के लिए यूजफुल है वो प्राइमरी है। ठीक है, तो ये नॉट सेकेंडरी है, सेकेंडरी जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एमिनो एसिड और ग्लूकोज तुम्हारा
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो 20 का क्या हो गया सी। बाकी सारा जो तुम्हारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसको प्लांट अपने डिफेंस के लिए या किसी और दूसरे काम के लिए स्टोर करके रखता है। इससे प्लांट को इंस्टेंटली कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका बेनिफिट हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है, इसको तुम देख लेना, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एनसीईआरटी की, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखो ये वाली, तो कभी जैसे हमने बताया एक तो यहाँ पे, इसको भी देख लेना कि देखो यहाँ पे ये तीन चीज कांस्टेंट है एमिनो एसिड्स में। ये हो गया एक एमिनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये तीनों में कांस्टेंट है। देखो ये वाली वेरिएबल ये होता है आर अल्काइल ग्रुप वेरिएबल होता है, जिसके चलते अलग अलग एमिनो एसिड हो जाता है। तो देखो R=H लिखेंगे तो जाएगा ग्लाइसिन। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लेना कि सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा होता है, ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स। यहाँ पे 3 एमिनो एसिड्स का फिगर दिया, तीनों को तुम देख लेना अच्छे से, ये भी आता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रखा, R= मिथाइल ग्रुप रखा, तो कौन सा एमिनो एसिड हो गया, एलानिन। R= क्या रखा, CH2OH, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो कौन सा हो जाएगा, सेरीन। तो ये 3 एमिनो एसिड्स का ही एग्जाम्पल तुम्हें एनसीईआरटी में दिया है, तो तीनों को याद कर लेना। मैं बताया था तुम्हें बीच में कि मैं एनसीईआरटी को हाईलाइट करूंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो ये वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, अभी ये लास्ट 2 और 3 ईयर से इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये तुम याद कर लेना, अगर याद नहीं कियोगे तो अभी भी 2-3 दिन टाइम है, जस्ट इसको एक एक करके याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे लेसिथिन एंड द कॉनकैनावेलिन, इससे भी तुम्हारा 2019 या 2021 में 2 बार आ चुका है ये वाली। कॉनकैनावेलिन ए कौन से ग्रुप में आता है, ये दे देगा कितने कौन से ग्रुप में आएगा, ऑप्शन ये रहेगा, या ये दे देगा कि कॉनकैनावेलिन क्या है, कौन से ग्रुप में है, टॉक्सिन्स में है, एसेंशियल ऑयल्स में है, टर्पेनोइड्स में, अल्कलॉइड्स में, या तो इसको ऑप्शन बना देगा या तो इसको स्टेटमेंट बना देगा। तो इस तरह से तुम्हें पढ़ना है। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टेबल है नीट के लिए। एनसीईआरटी ही मेन तुम्हारा बुक है नीट का, एनसीईआरटी के अलावा और कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है नीट क्रैक करने का। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और रिलैक्स होके पढ़ाई करो बस, ठीक है। एक और मैं बता दूं तुम्हें, ये टेबल, एक टेबल ये वाली देखो, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है। कि प्रोटीन का हमारे बॉडी में बहुत सा रोल है, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। तो देखो यहाँ पे प्रोटीन का नाम लिखा है, यहाँ पे इसके फंक्शंस हैं। तो कोलेजन हो गया, क्या बनाता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आता है। दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारे बॉडी का ये स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चर प्रोटीन में आएगा। इसी ये 2 सेल के बीच को मतलब टाइट रखता है ये प्रोटीन। यही ओल्ड एज में क्या होता है कि कोलेजन प्रोटीन डिजेनरेट करता है तो रिंकल आता है, झुर्री आता है, ठीक है, रिंकलिंग। ट्रिप्सिन क्या है, इंजाइम है, मतलब क्या है, प्रोटीन यहाँ पे कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। प्रोटीन यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन के रूप में काम कर रहा है। हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर। एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है एंटीजन से या फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स के रूप में काम करेगा, जैसे स्मेल, टेस्ट, ये सब रिसेप्टर प्रोटीन के रूप में काम करेगा। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाली VVI, GLUT4। GLU का मतलब क्या, ग्लूकोज, शॉर्ट में ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज का क्या ले लिया, GLU। T का मतलब है ट्रांसपोर्ट। ये प्रोटीन क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ये प्रोटीन कहाँ पाएगा, सेल मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू
सेल के बाहर से सेल के अंदर ग्लूकोज चला गया और ग्लूकोज कहाँ जाएगा? पहले साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। वो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाएगा? क्रेब्स साइट में। समझ में आई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया इसका। मैंने दो चार्ट दिखाया तुम्हें, ये दो चार्ट को याद कर लेना। एक और है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत, इसको भी तुम एकदम हाईलाइट करके अच्छे से एकदम याद कर लो। ये वाली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैं तो हाईलाइट कर देता हूं उसे। ये वाली दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी याद कर लेना। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आया हुआ है कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? तो कोलेजन, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर, ये कौन हो जाएगा? रिबिस्को। रिबिस्को, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म। तो होल अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, रिबिस्को। ये भी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होल ऑफ द बायोस्फीयर में रिबिस्को, और एनिमल में, एनिमल वर्ल्ड में पूछेगा तो कोलेजन। समझ में आई बात है? दो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक एमिनो एसिड हमने बहुत बार बार पढ़ा है, याद कर लो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था हमने कि जो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होता है उसमें एमिनो एसिड कौन सा होता है? बताओ, नीट का क्वेश्चन है। बेसिक एमिनो एसिड के चलते कौन सा एमिनो एसिड होता है? दो एमिनो एसिड का नाम याद रखना, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? लाइसिन। बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड मतलब क्या हो गया? इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा रहेगा COOH के कंपेरिजन में, तब क्या होगा? 21 का C। ओके, नेक्स्ट, एटिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। तो एटिपिकल फैट मॉलिक्यूल बनता है तुम्हारा 1 ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड से। 1 ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल क्या है? 3 कार्बन अल्कोहल है, इसमें 3 कार्बन रहता है, ये 3 कार्बन, ये ग्लिसरॉल हो गया, इसमें 3 कार्बन ग्लिसरॉल, ये क्या है तुम्हारा? 3 कार्बन अल्कोहल। 3 कार्बन अल्कोहल। इसी से तुम्हारा फैटी एसिड नंबर 1 जुटता है एक कार्बन से, सेकंड कार्बन से फैटी एसिड नंबर 2 एंड थर्ड नंबर से फैटी एसिड 3 जुट के एक तुम्हारा लिपिड मॉलिक्यूल या फैट मॉलिक्यूल बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? देखो 1 ग्लिसरॉल, 1 glycerol and fatty acid no, 3 glycerol 3 no, 3 glycerol and 1 fatty acid no, and 1 glycerol and 3 fatty acid। इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स भी। ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट होता है टिपिकल फैट मॉलिक्यूल से क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएकाइल ग्लिसरॉल। हमारे इंडियन बुक में ये मिलता है ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड्स कॉमन वर्ड, लेकिन जो बाहर की बुक होती है, फॉरेन बुक होती है, उसमें ट्राइएकाइल ग्लिसरॉल का ज़्यादा जिक्र किया जाता है। ठीक है, देखो फिर से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आए जो हमने अभी चार्ट दिखाया था तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स में, such as the nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their न्यूट्रिटिव वैल्यू। हमने बताया था ना कि प्लांट के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखो प्लांट के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ रिस्पॉन्स के लिए भी नहीं है, इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्शन भी नहीं है। वो किस लिए बनाता है? प्लांट अपने डिफेंस के लिए बनाता है, डायरेक्टली इसको वो डिफेंस के लिए बनाता है कि हेर्बीवोर वगैरह इसको वहाँ पे आके कि उस केमिकल के चलते प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा और उसको अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है। तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे आंसर? क्या हो गया? डिफेंस एक्शन। ठीक है, प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं करता है, ठीक
ठीक है, लेकिन उससे अपना कुछ हेल्प ले लेता है, जैसे डिफेंस कर लिया, हर्बीवोर वगैरह जो जाता है प्लांट को ग्रेजिंग करने के लिए, तो ये सब केमिकल के चलते वो वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो 23 का सी। नेक्स्ट, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का रिपीटिंग यूनिट क्या है? तो ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ, क्या बताओ, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन तुम्हारा पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। तो अब हमें ये नहीं बतानी पड़ेगी कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, सब तुम लोग जानते ही हो कि शुगर को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मतलब एक फूल, डाइसैकेराइड मतलब 2 फूल एक साथ थ्रेड से जुड़ा हुआ, एंड पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारा फूल का एक माला, ये हो गया पॉलीसैकेराइड्स। हम ऐसे जस्ट कंपेयर किए। तो पॉलीसैकेराइड क्या हो गया? ग्लाइकोजन है। इसमें जो एक फूल है वहीं बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही फूल का माला है वो, तो इसे हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर। और एक जो रिपीटिंग यूनिट होता है इसको बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर। तो रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर क्या सेम है, और मोनोमर क्या है तुम्हारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन होने से क्या बना? ग्लाइकोजन। तो हम क्या बोल सकते हैं ग्लाइकोजन को कि इट इज ए होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीमर ग्लूकोज का है, जो एनिमल में पाया जाता है। स्टार्च जानते हो, आलू में, चावल में स्टार्च होता है ना, जैसे चावल का हम लोग जो चावल पकाते हैं, बनाते हैं तो माड़ी निकलता है, वो क्या? स्टार्च होता है। ठीक है, तो स्टार्च भी कैसे क्या बना हुआ है? तुम्हारा होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। तो एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है और प्लांट में स्टार्च होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, जो आपकी प्लांट का सेल वॉल बनाता है, इसलिए सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा। अब पॉलीसैकेराइड का टाइप अगर हम लोग देखें तो पॉलीसैकेराइड का 2 टाइप हो गया, इतना डिटेल में भी नहीं जाना है, लेकिन जस्ट मुझे समझना है कि पॉलीसैकेराइड का 2 टाइप हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाने में, एक फूड स्टोर करने में। तीनों पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, तीनों पॉलीसैकेराइड किसका है? होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, जो सेल्यूलोज है वो सेल वॉल बना रहा है प्लांट का, स्टार्च जो प्लांट में स्टोर हो रहा है, और ग्लाइकोजन जो एनिमल में स्टोर हो रहा है। न्यूक्लियोसाइड, देखो न्यूक्लियोसाइड वर्ड आया, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है तुम्हारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? बेस प्लस शुगर, ये दोनों मिलकर बना देता है न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है? इस लाइन को भी तुम कॉपी में लिख लेना, मैं अभी टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या क्या बना है। तो देखो बेस प्लस शुगर, तो बेस एंड शुगर, तो क्या होगा? 25 का डी। अगर न्यूक्लियोटाइड ही पूछेगा तो बोल सकते हो ना कि अब न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा? बेस भी हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा, फॉस्फेट भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इसका तो न्यूक्लियोटाइड है। तो हम इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट न्यूक्लियोटाइड इज ए फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड जो कि फॉस्फोराइलेटेड है, मीन्स न्यूक्लियोसाइड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। तब मैं क्या बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड इज ए फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या ही ना बेस प्लस शुगर है, इसमें फॉस्फेट जोड़ दिए तो बोल सकते हैं ना फॉस्फोराइलेटेड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड हुआ। इस तरह का स्टेटमेंट भी आ सकता है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस प्रेजेंट आरएनए प्लस ऑफ थायमिन, पता है तुमको कि डीएनए में क्या होता है? फटाफट कर लो, सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा आरएनए में। बाकी तीनों बेस कॉमन रहेगा।
तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन, तो थायमिन यहाँ था और यहाँ पे यूरेसिल है, देखो ये वाली, तो थायमिन जगह क्या हो गया यूरेसिल, तो 26 का क्या हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। देखो ये इंजाइम के इनहिबिशन में है कि इंजाइम में एक्टिव साइट होता है, इंजाइम में एक्टिव साइट होता है, पढ़े हो ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, मान लो इंजाइम हो गया, ये इंजाइम हो गया, इसका क्या हो गया एक्टिव साइट हो गया, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जस्ट लॉक एंड की तरह सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट है, ये इंजाइम हो गया, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कौन हो जाएगा, जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड करना था लेकिन सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करके वहाँ पे इसका इनहिबिटर बाइंड कर गया, मतलब कि एक ताला है जिसमें उसका चाबी डालना है, लेकिन उसका चाबी नहीं डाल के हम उससे मिलता जुलता चाबी डाल देते हैं गलती से, तो ताला क्या होता है, ओपन नहीं होता है। तो एक ही साइड पे दोनों काम कर रहा है, सबस्ट्रेट भी और उससे मिलता जुलता एक केमिकल जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब एक ही साइड पे एक ही साइड के लिए दोनों, एक ही साइड पे दोनों कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है, कौन, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा मैलोनेट। ठीक है, जस्ट लॉक एंड की तरह बताया हमने। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इन ए कंजुगेटेड एंजाइम, तो देखो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ द एंजाइम है कि इंजाइम जनरली प्रोटीन का बना होता है, जब इंजाइम केवल प्रोटीन, मतलब इंजाइम ओनली प्रोटीन का बना होता है, जब इंजाइम में केवल प्रोटीन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंजाइम। जब केवल इंजाइम में प्रोटीन होगा तो इसे सिंपल इंजाइम, सिंपल ई मतलब इंजाइम। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के अलावा अगर नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हो तो वैसे इंजाइम को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड इंजाइम। कंजुगेटेड इंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, दो पार्ट मिलके क्या बना रहा है, ये इंजाइम बना रहे, इसे हम कंजुगेटेड इंजाइम, या इसका दूसरा नाम तुम्हारा होलो इंजाइम भी है, होलो इंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द इंजाइम कौन है, होलो इंजाइम तो दोनों को मिल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द इंजाइम क्या, तो प्रोटीन पार्ट ऑफ द इंजाइम को हम लोग बोलते हैं एपो इंजाइम, एपो इंजाइम। तो देखो प्रोटीन पार्ट पूछ रहा था, क्या होगा 28 का बी, 28 का बी, गॉट इट। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल कहाँ पाया था, एनिमल सेल में, पता है तुमको। तो एनिमल सेल के एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है और सेंट्रियोल का भी सिंथेसिस होता है। एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज मीन्स सिंथेसिस हो रहा है किसका, डीएनए का। तो एनिमल में एस फेज में एनसीईआरटी में दिया है ये तुम्हारा कि एस फेज में ही इसका सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल का भी एस फेज में होगा। समझ में, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं सेल डिवीजन पे आ गया, ठीक है, सेल डिवीजन पे मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ कि सेल डिवीजन का ये इंटरफेस क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो ये वाले इन है, ये वाली है डायग्राम, इंटरफेज एंड मैटोटिक फेज दोनों मिलके क्या बनाता है, सेल साइकिल। तो देखो ये क्या है, एस फेज है, ये क्या हो गया G1 फेज, ये क्या हो गया G2 फेज, इसको मिला के क्या बोल देते हैं, इंटरफेज। एंड मैटोटिक फेज में ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है ना। फिर एक जी नॉट स्टेज आ जाता है, ये वाली जी नॉट, अगर सेल को डिवाइड नहीं करना रहता तो जी नॉट में चला जाता है ये। तो इसी एस फेज में ही इंपॉर्टेंट है सबसे, ये एस फेज में किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये वाली। एक और क्वेश्चन आया था जिसको मैं अभी यहीं पे तुमको ये कर देता हूँ डिटेल में, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है बच्चों।
तो देखो यहाँ पे इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? एस फेज में। एनिमल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में ना, तो वहाँ पे इसका रेप्लिकेशन होगा या डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म में। समझ में आई बात? दूसरा देखो डीएनए का जो एस फेज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या बढ़ेगा? यहाँ पे देखना, अगर अमाउंट ऑफ डीएनए शुरू में 2C था तो ये 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे तुम्हारा नीट में ऑलरेडी 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि डीएनए के जो इंटरफेस के एस और सिंथेटिक फेज होता है उसमें केवल डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। जब रेप्लिकेशन या डबल होगा तो क्या हो जाएगा? मान लो शुरू में हमने 2C लिया, डिनोट किया, तो जस्ट डबल होकर क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। ये डीएनए का कंटेंट या डीएनए का अमाउंट, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट और क्रोमोसोम का नंबर, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है तुम्हें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डीएनए का अमाउंट, if the initial amount of DNA is denoted as the 2C, then it increases to 4C. But there is no increase in the chromosome number. तो तुम्हें यहाँ पे डीएनए का अमाउंट और क्रोमोसोम का नंबर, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता घटता, केवल डीएनए डबल हो जाता है। तो ये लिखा है देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अगर कोई सेल में डिप्लॉयड 2N नंबर क्रोमोसोम था जीवन में तो एस हो गया, तो एस के बाद भी क्या रहेगा? 2N ही रहेगा। इवन आफ्टर द एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, दैट इज 2N। समझ में आई बात? तो इससे देखो तुम्हारा क्वेश्चंस भी है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा, नीट में आया हुआ ये है क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे बच्चों? दुखे वाले, तो इसका क्या हो जाएगा? 29 को भी हम कर लिया। Select the correct incorrect statement with reference to the mitosis. Mitosis का incorrect चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो all the chromosome lie at the equator of the metaphase। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है तुम्हारा कि सारा क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेता है, या इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। वो कब होता है तुम्हारा? मेटाफेज में या इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब क्रोमोसोम, सारा क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता है, मतलब सेल के ठीक बीचों बीच में आ जाएगा। यहाँ पे किस स्टेज में? मेटाफेज में। भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, क्रोमोसोम डीकंडेंस इन द टेलोफेज। ठीक है, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो जाता है, मतलब जो क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हुआ था अब वो फिर से लूज हो गया, पतला हो गया, पतला थ्रेड लाइक हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आकर सर द एनाफेज, ये भी सही है। अब देखो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होता है, लेकिन सेंट्रोमियर पे एग्जैक्टली नहीं होता है। सेंट्रोमियर के अंदर काइनेटोकोर होता है, उस पर स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है। तो एक्चुअली अटैचमेंट का होता है काइनेटोकोर पे। टू डिस्क स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के अंदर या प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, इसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर नहीं होकर क्या हो जाना चाहिए था? काइनेटोकोर। देखो जस्ट ये 2022 का क्वेश्चन है। तो इनकरेक्ट पहचानना है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? 30 का सी ना। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो गया? सी हुआ ना बच्चों? सॉरी, बी, क्रोमोसोम अटैच टू दिस वन। बी, दिस वन, बी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली तुम्हारी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब सही ऑप्शन ये है 30 का बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? बी। बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। हमने बताया कि यहाँ पे कहाँ पे अटैच करना था? काइनेटोकोर से, लेकिन कहाँ अटैच? यहाँ पे लिखा है सेंट्रोमियर। देखो जब हमने बताया था तुम्हें जस्ट ये वाली, ये भी देखो 2021 का 31 का जो हमने एनसीईआरटी की पीडीएफ से दिखाया तुम्हें, एस फेज और G1 G2 वाला इंटरफेज वाला। तो देखो ये कहता है द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम। 2N कितना? 8 है। 2N = 8। इनिशियल
ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द G1 इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर द एस फेज? तो हमने क्या बताया था कि एस फेज में केवल डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं होता है। तो 2n का क्या रह जाएगा, 8 ही रह जाएगा ना। इसलिए मैंने अभी तुम्हें एनसीईआरटी का पीडीएफ भी दिखाया था कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, केवल डीएनए का अमाउंट डबल होगा। डीएनए को हम 2c लेते हैं तो 4c हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस? माइटोसिस में वो कभी नहीं होता। कौन सा कभी नहीं होता भैया? ये देख लो तुम कि माइटोसिस में ऐसा क्या है जो कभी नहीं होगा। तो देखो, ये तो अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि स्पिंडल फाइबर तो अटैच करेगा कैरिटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, सही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये भी सही है। ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो यहाँ पर अब डाउट हो रहा है। एंड क्वालिंग एंड कंडीशंस ऑफ द क्रोमेटिड, ये भी होगा। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? तुम्हारा मियोसिस में। मियोसिस में कहाँ पे बताओ, याद है? प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 में कहाँ पे? जो 5 स्टेज, उसका नाम याद रखना तुमको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो कहाँ पे हो रहा है बताओ? लेप्टोटीन में हो रहा है? नहीं। कहाँ पे हो रहा है? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में। तो ये मियोसिस के जाइगोटीन में होगा। कौन सा? प्रोफेज के मियोसिस प्रोफेज 1 में हो जाएगा। प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेज होता है। इसका सेकंड सब स्टेज जो है जाइगोटीन, या किसी बुक में जाइगोनीमा भी मिलता है, एक ही चीज है। तो जाइगोटीन स्टेज में होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसे हम बोलते हैं सिनैप्सिस। तो देखो, इससे तुम्हारा 2 क्वेश्चन सॉल्व आ गया। सिनैप्सिस कहाँ हो रहा है? मियोसिस में। मियोसिस में कहाँ? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो कहाँ हो रहा है? प्रोफेज 1 में हो रहा है। प्रोफेज 1 में कहाँ पे? तो जाइगोटीन में। समझ में आई? मैं इतना डिटेल में तुम्हें बता दिया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, appearance of the recombination nodules on the homologous chromosome during meiosis characterize. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है। तो अगर तुमको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर तुमको इतना ही समझ में आ गया, एनसीईआरटी में हालांकि दिया हुआ है ये, लेकिन ऐसी समझ में आएगा कि रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है। तो रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम है क्रॉसिंग ओवर। तो देखो, कहीं पे क्रॉसिंग ओवर वर्ड है, पकड़ लो। कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर, अगर यहाँ पे तुम्हारा तीनों ऑप्शन में कहीं पे क्रॉसिंग ओवर है तो तुम इसको आसानी से कर लोगे। कहाँ पर? साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। सिनोप्लाज्मल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम को एक साथ रखने के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, इसे बोलते हैं सिनोप्लाज्मल कॉम्प्लेक्स। जब 2 क्रोमोसोम एक साथ आ जाता है तो क्या आ जाएगा? 2 पेन एक साथ जब आ जाएगा तो इसको क्या लेंगे? बाइवैलेंट बन गया, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? 33 का सी इज द करेक्ट। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, सॉरी। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि मियोसिस क्या है। मियोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है या घटता है या बढ़ता है? बताओ। डॉटर सेल में तो ऑफ कोर्स घटता है। ठीक है। तो एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन क्रोमोसोम का कहाँ पे होता है? मियोसिस 1, मियोसिस 2 पढ़ लियोगे तुम लोग। मियोसिस 1 में 4 स्टेज हो जाता है तुम्हारा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में भी वही हो जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और एनाफेज टीलोफेज 2। ठीक है ना। तो कहाँ पे होगा? प्रोफेज 1 में, एनाफेज 1 में, प्रोफेज 2 में, एनाफेज 2 में। तो एक्चुअल रिडक्शन होता है तुम्हारा एनाफेज 1 में। क्रोमोसोम अगर मान लो 8 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, 4 क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। तो मान लो ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम आ गया। जो ओरिजिनल सेल था उसमें शुरू में 8 क्रोमोसोम था। तो 8 क्रोमोसोम क्या होगा? 8 क्रोमोसोम 4 इधर चला गया, हाफ हो गया। फिर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो गया। तो देखो इस तरह से सेल बन गया ना, 2 डॉटर सेल, जिसमें क्रोमोसोम क्या हो गया? 4 हो गया। फिर ये डिवाइड करेगा,
मियोसिस 2 में ये तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है, मतलब माइटोसिस की तरह। तो यहाँ पे वो सेम क्रोमोसोम रह जाएगा, तो 4 का 4 रह जाएगा। तो इस तरह से एक मियोसिस होने से कितना डॉटर सेल बनते हैं? 4। और ईच डॉटर सेल हैव द हाफ द क्रोमोसोम नंबर एज कंपेयर टू मदर सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। तो एक्चुअल रिडक्शन क्रोमोसोम का कहाँ पे हो रहा है? एनाफेज 1 में। तो 34 का बी इज द करेक्ट। एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग हो जाता है, इसे इक्वल रहता है। चलो पढ़ लियोगे। देखो मैं बता चुका जस्ट अभी हमने कि एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो सिनेप्सिस कहाँ पे होता है तुम्हें बताओ? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, मीन्स पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब आइडेंटिकल क्रोमोसोम का पेयरिंग होना। नॉन आइडेंटिकल का नहीं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स होमोलोगस, होमोलोगस मीन्स एक जैसा। क्रोमोसोम का पेयरिंग कहाँ पे होगा? तुम्हारा जाइगोटीन में। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा एनसीईआरटी का तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोफेज 1 का इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हर एक स्टेज का अलग अलग है, इसको देख लो। मियोसिस 1 में चलो। फिगर भी देख लेना, फिगर भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसका डायग्राम एनसीईआरटी का। देखो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 कितना स्टेज और मियोसिस 2 का इतना स्टेज हुआ ना? मैं बताया था 2 स्टेज में होता है मियोसिस। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। अब देखो यहाँ पर प्रोफेज 1 सबसे लंबा ड्यूरेशन का होता है। प्रोफेज 1 ये वाली देखो जो हमने यहाँ पे बताया तुम्हें, मियोसिस 1। इसको मैं जो मेन पॉइंट है इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो लेप्टोटीन हो गया, उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। जाइगोटीन हो गया, देखो यहाँ पर हो जाएगा सिनेप्सिस। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस जो होता है, सिनेप्सिस जैसी होता है तो यहीं पर क्या बन जाता है? हमने बताया था एक्सियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मान लो एक पेन ये है, एक पेन और हम लोग लेते हैं, दोनों पेन को हमें एक साथ रखना होगा। तो क्या करेंगे? अगर हम थ्रेड से बांध देंगे तो आसानी से एक साथ रहेगा ना। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है सिनेप्सिस होने में, मतलब कंबाइन करने में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बन गया। जब 2 पेन बन गया, इसको क्या दिया? बाइवैलेंट। ये 2 पेन बन गया, बाइवैलेंट हो गया। अब ये जो पेन है वो क्या है? क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है, तो 2 क्रोमोसोम में कितना हो जाएगा? 4 क्रोमेटिड हो जाएगा। तो इसे क्या लेंगे? टेट्राड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैकेटिन नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? पैकेटिन। पैकेटिन इज द इंपॉर्टेंट स्टेज। ठीक है, पैकेटिन। तो देखो नेक्स्ट पैकेटिन में क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन था नीट वाला। देखो ये वाली पैकेटिन का रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है क्रॉसिंग ओवर? पैकेटिन में। देखो ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ द ईच क्रोमोसोम कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो ये भी वर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ऐसे तुम बना लो कि ये एक पेन ले लिए, तो ये एक क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड है, तो इसको क्या लेंगे? दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, रेड वाली। ठीक है, और हमने ब्लैक वाली एक बनाया, ब्लैक वाला बनाया। ये ब्लैक वाला एक, ये दोनों ब्लैक एक सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन दोनों क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों एक जैसा क्रोमोसोम है, होमोलोगस है। ठीक है, ये ब्लैक सिस्टर है, रेड सिस्टर है। अब ब्लैक और रेड क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो इधर से ब्लैक आ रहा है और इधर से रेड आ रहा है, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा ऐसे, जिसके चलते अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो रेड वाला पार्ट है इसमें ब्लैक वाला पार्ट चला जाएगा। मैं केवल इसका बता रहा हूँ, ये वाली क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये, और ये जो ब्लैक वाला था उसमें क्या हो जाएगा? रेड वाला आ जाएगा। मतलब अपना पार्ट को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। ये वाला पार्ट यहाँ चला गया और ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, एक्सचेंज हो गया। इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसलिए एक्सचेंज ऑफ जीन्स
जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा, देखो ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, रेड और ब्लैक जो नॉन सिस्टर है, रेड सिस्टर है, ब्लैक सिस्टर है, क्योंकि ब्लैक एक ही क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड है, और रेड और ब्लैक जो है वो नॉन सिस्टर हो गया। लेकिन दोनों क्रोमोसोम क्या होमोलोगस है। देखो अगर यहाँ पे नॉन होमोलोगस कर देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान देना है। समझ में आ गई बात ना। इसके डिप्लोटिन में क्या होता है, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है एक दूसरे से सेपरेट करता है, जिसके चलते एक सेपरेट स्ट्रक्चर आता है, हम लोग काइज़माटा बोलते हैं। फिर डायकाइनेसिस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, प्रोफेज 1 का। तो चलो हमने देख लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया, और साथ साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड PYQs है, उसको भी हमने सॉल्व किया विथ एक्सप्लेनेशन, सो डैट कि तुम इसका बेनिफिट उठा सको, ठीक है, और उठाओगे ही, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो रफली इसी के आसपास आता है, ठीक है। बाकी तो डिटेल में तुम लोग पढ़े ही हो। तो चलो बच्चों, हौसला बुलंद रखते हुए तैयारी करो एकदम, मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम अभी इधर उधर दूसरे के बातों में नहीं लगाना है, अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हुए, रिलैक्स रहते हुए अपने आप को मोटिवेटेड रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा चीज़ होगा। ऑल इज़ वेल, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स।